Hello everyone, welcome to AduTab. So today we'll be discussing the second part of rights of bankers. So this video is a part of our Jaffrey online classes where we discuss different topics from different components. Monday to Saturday 7 PM हमारी वीडियोस आती हैं जिसमें एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है और हर टॉपिक के एंड में उससे रिलेटेड कुछ MCQs भी किए जाते हैं. तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं राइट्स ऑफ बैंकर का. पार्ट 1 भी चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप कवर करना चाहते हैं तो चैनल पे जाके कवर कर सकते हैं. अभी हम राइट्स कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप. तो ये पूरा पार्ट नहीं है राइट्स ऑफ बैंकर का, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर राइट की बात होती है. बैंक के पास राइट है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ टर्मिनेट करना चाहे तो वो कर सकता है. तो ये भी एक राइट अवेलेबल है टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप, लेकिन इसमें बैंक को कस्टमर को ड्यू नोटिस देना पड़ता है, प्रॉपर रीजंस बताने पड़ते हैं कि क्यों हम इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम वैसे टर्मिनेशन के टॉपिक की बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ अ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो सकता है वॉलंटरीली और बाय लॉ. ठीक है, अगर पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या हमारा जो डिपॉजिटर है वो एक कंपनी है, अगर वो लिक्विडेट हो जाती है तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाता है. या फिर हमारे कस्टमर की डेथ डिक्लेयर हो जाती है या इनसेन डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस केस में भी इन तीन सिचुएशंस में बाय लॉ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाता है. एक और फोर्थ कारण भी है बाय लॉ होने का, वो है गार्निशी ऑर्डर. अगर गार्निशी ऑर्डर रिसीव होता है तब भी काफ़ी सिचुएशंस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट हो सकता है. अगर हम वॉलंटरीली बात करें कि बिना लॉ के खुद से ही अगर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को टर्मिनेट करना है तो कस्टमर भी इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर सकता है कि मे बी वो किसी और सिटी में मूव कर रहा है या उसे किसी और बैंक की सर्विसेज ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इस बैंक के अकाउंट को क्लोज करना चाहता है तो वो कर सकता है. बैंक भी इसको क्लोज कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो एक्टिविटीज़ कर रहा है इस अकाउंट के अंदर कस्टमर वो इलीगल है या वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर विद ड्यू नोटिस वो इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर सकता है. तो इन सारे जो टाइप्स हैं इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने का, इसमें बैंक के पास राइट टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप आ जाता है बट विद ड्यू नोटिस. फिर बात करते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की. राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में क्या है, मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, इस पर्सन का नाम है रोहित. ये पर्सन ने बैंक से 2 लोन लिए हैं, लोन ए एंड लोन बी. इसमें भी 10,000 ड्यू हैं विद इंटरेस्ट और इसमें भी 10,000 ड्यू हैं विद इंटरेस्ट. अब वो रोहित आया जल्दी से बैंक को 10,000 रुपये पकड़ा के चला गया कि आप ये पैसे रखिए और मेरे जो लोन्स हैं उनकी किस्त समझ लीजिए इन पैसों को. अब वो बता के नहीं गया कि ये जो पैसे हैं 10,000 ये लोन ए के लिए हैं या लोन बी के लिए हैं. अब बैंक उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रोहित अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में बैंक के पास राइट टू एप्रोप्रिएशन है कि वो अपने अकॉर्डिंगली जो भी लीगल प्रोविजन अवेलेबल है, अगर कस्टमर ने क्लियरली नहीं बताया है तो अपने आप वो अमाउंट को लोन अमाउंट में एडजस्ट कर सकता है. ये उसका राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है. ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज़ देखनी है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम वो एडजस्ट करता है. तो इसमें मान लीजिए ये वाला जो ड्यू था अमाउंट 10,000, ये 1 अप्रैल को ड्यू था, ये वाला 10 अप्रैल को ड्यू है. तो फिर इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम अगर देखा जाए तो ये वाले जो लोन अमाउंट है इसमें पहले पैसा डाला जाना चाहिए. तो ऑब्वियसली जब रोहित 10,000 रुपये दे के जाएगा तो पहले इस लोन की किस्त चुकाई जाएगी, तो इसमें बैंक वो 10,000 रुपये एडजस्ट करेगा. मान लीजिए कि दोनों 1 अप्रैल को ही ड्यू हैं, 10,000 इधर भी 1 अप्रैल को ड्यू है, ये भी 1 अप्रैल को ड्यू है. दोनों जो लोन्स हैं इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, इक्वल स्टैंडिंग के हैं. तो उस केस में सबसे पहले इन दोनों का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, मान लीजिए इस 10,000 में से 1,000 इंटरेस्ट का बनता है, इस 10,000 में 900 रुपये इंटरेस्ट का बन रहा है. तो वो जो 10,000 रुपीज़ रोहित दे के गया है तो 1,900 रुपीज़ उसमें से पहले इंटरेस्ट पेमेंट जाएगी. ठीक है, 1,900 निकल के बचे कितने, 8,100. अब 8,100 को इनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा क्योंकि इक्वल है, प्रोपोर्शनलिटी उनको डिवाइड कर दिया जाएगा. मान लीजिए यहाँ पे 20,000 होती किस्त, आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट 20,000 बचे इधर देने के लिए, इधर बचे हैं
10,000। तो इनको जो पैसा बचा होगा वो 2/1 की रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि इक्वल स्टैंडिंग के ये हमारे पास लोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन लगाना है एज अ बैंक, तो पहले इंटरेस्ट पेमेंट को कवर किया जाएगा। ठीक है, पेमेंट टू बी फर्स्ट अप्लाई टुवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। जब तक के कोई और कॉन्ट्रैरी अग्रीमेंट ना हो, हमेशा सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट पे ध्यान दिया जाता है। फिर ऑर्डर ऑफ टाइम में पेमेंट की एडजस्ट की जाती है, जैसे कि जो पहले ड्यू है उसमें पहले पेमेंट जाएगा। ठीक है, अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, दोनों सेम स्टैंडर्ड के हैं, तो फिर जो अमाउंट के प्रोपोर्शनेटली वो पैसा एडजस्ट किया जाएगा। ये राइट टू एप्रोप्रिएशन है। इसमें बाद में कल आके रोहित ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें तो लोन ए में पैसे डालने चाहिए थे, तुम मेरे आंसर का वेट कर लेते। नहीं, बैंक के पास राइट टू एप्रोप्रिएशन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैंकर्स लियन की। लियन का मतलब होता है कुछ होल्ड करके रखना। तो यहाँ पे बैंकर के पास राइट टू लियन है, जिसमें उसके पास राइट है कि वो जो भी उसकी पोजेशन में गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं उस कस्टमर की, उनको वो तब तक होल्ड करके रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है, जब तक कि उसकी डेट पे ना हो। मान लीजिए कि आप एक मैकेनिक के पास गए, आपने उसे बोला मेरी कार को ठीक कर दो। ठीक है, अब इस केस में मैकेनिक आपकी कार को बिल्कुल अच्छे से रिपेयर कर देता है, लेकिन जब आप वो पैसे मांगता है, पैसे नहीं दे रहे, तो यहाँ पे मैकेनिक के पास राइट है कि वो आपकी कार को तब तक अपने पास रिटेन करके रखेगा जब तक आप उसकी सर्विसेज की पेमेंट नहीं कर देते हो। ठीक है, तो इस केस में आप हो बेलर और जो मैकेनिक है वो हो जाता है बेली। तो उसके पास ये राइट है आपकी कार को रिटेन करने का। ये जो राइट है ये लियन है। ऐसा ही राइट जो है वो एक बैंकर को भी मिलता है। बैंकर के पास क्या राइट है, मान लीजिए आपने उससे लोन लिया है ना, और आप लोन की किस्त पूरी नहीं कर रहे हैं, तो जो भी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसके पास आपकी गुड्स या सिक्योरिटीज पड़ी हैं, वो उन्हें रिटेन कर सकता है जब तक कि आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते हैं। ठीक है, अब लियन दो प्रकार की होती है, जनरल लियन या फिर पर्टिकुलर लियन। अब हम मैकेनिक वाली एग्जांपल में देखें तो उसने कार रिपेयर की और कार को ही वो रिटेन कर सकता है, तो वो पर्टिकुलर लियन है कि जिसके रिगार्डिंग पेमेंट ड्यू है उसी चीज को वो रिटेन करके रख रहा है। ये पर्टिकुलर लियन है। जो हमारा बैंकर है उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर एब्सोल्यूट राइट ऑफ जनरल लियन है। मान लो एक पर्सन ने लोन ए लिया था, ठीक है, और एक लोन बी लिया था, और लोन बी लेने के लिए उसने ज्वेलरी गिरवी रखी थी। अब उसने लोन बी चुका दिया, ठीक है, लेकिन उसने लोन ए नहीं चुकाया, ओवर ड्यू हो चुका है, बार बार बोलने के बाद भी कस्टमर ने लोन ए नहीं चुकाया है। तो बैंक के पास राइट है कि वो ये लोन बी वाली जो ज्वेलरी है उसे तब तक रिटेन करके रख सकता है जब तक लोन ए भी पूरा नहीं होता। तो वो पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के लिए वो पोजेशन उसके पास आई थी उसी के लिए उस चीज़ को रिटेन कर सकता है। वो ज्वेलरी तब भी रिटेन कर सकता है जब तक लोन ए उसका ना चुकाया जाए। तो बैंक के पास राइट ऑफ जनरल लियन होता है कि जनरली जो भी उसके पास गुड्स एंड सिक्योरिटीज पड़ी हैं कस्टमर की, उन्हें वो रिटेन करके रख सकता है। ये राइट टू लियन डिपॉजिट अमाउंट पे अवेलेबल नहीं है। मान लो जिस पर्सन ने लोन ए बी लिया है उसका बैंक में अकाउंट है, अकाउंट के पैसे को बैंक नहीं छेड़ सकता है, उस पर राइट टू लियन नहीं है, उन्हें वो पोजेस करके नहीं रख सकता कि मैं नहीं दूंगा पैसे। ठीक है, तो बैंकर्स लियन अवेलेबल है गुड्स एंड सिक्योरिटीज पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे राइट टू लियन अप्लाई नहीं होता है। मान लो मैंने लॉकर फैसिलिटीज ली हैं बैंक में, तो मैंने लॉकर के अंदर अपना कुछ सामान रखा है, सेफ कस्टडी के लिए बैंक को दिया है कि तुम मेरा सामान संभाल के रखो, वहाँ पे राइट टू लियन उस सामान पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखा है, मान लो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिस्काउंटिंग के लिए मैंने बैंक को दिया है, वो उसे जब्त करके नहीं रख सकता है। ठीक है, अगर मेरे से गलती से मान लो मेरा पर्स छूट गया बैंक के पास, वो मेरा नेग्लिजेंटली छूट गया, उस पर भी राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं है कि वो मुझे बोले कि आपने तो लोन नहीं चुकाया तो हम आपका पर्स रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इमेच्योर डेट्स के लिए भी राइट टू लियन नहीं होता है। ठीक है, अब ये इस एग्जांपल में जब हमने लोन ए की और लोन बी की बात की थी, तो लोन बी उसने चुका दिया, ठीक है, लोन ए अभी ड्यू ही नहीं है, उसकी किस्त अभी 2 महीने बाद आनी है, तो उस केस में वो लोन बी वाली ज्वेलरी रिटेन करके नहीं रख सकता। अगर लोन भी चुका दिया गया है, लोन भी चुकाया जाएगा, ज्वेलरी वापस दे दी जाएगी। अगर लोन ए
की किस्त अभी ड्यू नहीं है, तो इमेच्योर डेट्स के लिए राइट टू लियन अप्लाई नहीं हो सकता, कि जिसकी अभी ड्यू डेट ही 4 महीने बाद की है उसके लिए आप किसी चीज को रिटेन नहीं करके रख सकते हो। तो इमेच्योर डेट्स के लिए नहीं है, स्टोलन गुड्स के लिए भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है, राइट टू लियन। उसके बाद साइमल्टेनियस राइट बैंक को अवेलेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर बैंक राइट टू सेट ऑफ यूज कर रहा है तो वो राइट टू लियन यूज नहीं कर सकता है, दोनों राइट्स एक साथ यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां इन केसेस में राइट टू लियन अप्लाई नहीं होगा। फिर बात करते हैं नेगेटिव लियन की। अब नेगेटिव लियन का क्या मतलब है, मान लीजिए कि मुझे बैंक से लोन लेने जाना है, ठीक है, और मेरे पास अपना एक घर है, तो यहाँ पे बैंक को बैंक मुझसे लिखित में ये चीज़ ले लेगा कि मैं लोन ले रहा हूँ, मैं बैंक को लिख के दूंगी कि मैं ये लोन ले रही हूँ, और ये जो मेरा हाउस है मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसे ना सेल करूँगी, ना हाइपोथिकेट करूँगी, ना प्लेज करूँगी, ना मॉर्टगेज करूँगी, इस पे मैं कोई भी चार्ज नहीं क्रिएट करूँगी, ठीक है। ये जो मेरा प्रॉमिस होगा ये नेगेटिव लियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव लियन तब तक क्रिएटेड रहेगी जब तक कि बैंक के सारे ड्यूज रीपे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और मैं इस हाउस पे तब तक कोई चार्ज नहीं क्रिएट कर सकती जब तक मैं सारे पैसे ना वापस कर दूं, या फिर मैं बैंक का प्रायर रिटर्न कंसेंट ना ले लूं। इसमें क्या कर रहा है, बैंक खुद भी चार्ज नहीं क्रिएट कर रहा मेरे घर पे, ठीक है, बैंक मेरी ही पोजेशन में है घर, या जो भी चीज़ है मेरे पास, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं ये भी प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कोई और चार्ज क्रिएट भी नहीं होने दूंगी इस घर के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सिक्योरिटी ये बैंक को प्रोवाइड करता है, तो ये नेगेटिव लियन है, क्योंकि इसमें चीज़ पोजेशन में ही नहीं आ रही है बैंक के, लेकिन मैंने रिटर्न में दे दिया बैंक को कि मैं इस पर कोई भी और चार्ज क्रिएट नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट्स ऑफ बैंकर हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। बैंकर्स राइट टू लियन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ safe custody of articles, document deposited for specific purpose, articles negligently left in the bank premises। राइट टू लियन कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, वो तीनों में अवेलेबल नहीं होगा। अगर मैं कोई सेफ कस्टडी के लिए कुछ बैंक को देती हूँ, या मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट रखे हैं, मान लो मैंने बैंक के पास एस्क्रो अकाउंट खोला है, उसमें मैंने अपने घर के कागज रखे हैं, जब तक कि मेरी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो जाती, अभी मेरी नेगोशिएशन चल रही है, तो एस्क्रो अकाउंट में पड़े हैं वो, तो वो ने यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए हैं मैंने डॉक्यूमेंट्स बैंक को, या मैंने गलती से कुछ छोड़ दिया बैंक में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। फिर है बैंकर रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम नेहा। नेहा हैज 2 लोन अकाउंट्स विद द बैंक एंड हैज नॉट क्लियरली इंस्ट्रक्टेड ऑन टू विच अकाउंट द मनी शुड बी डिपॉजिटेड टू। द बैंक डिपॉजिटेड मनी इन द अकाउंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ पर्टिकुलर डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम। द बैंक हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। नेहा बैंक को पैसे दे के गई है कि मेरे लोन की किस्त है, लेकिन वो बता के नहीं गई कौन से लोन की किस्त है, तो बैंक ने अपने पास ऑर्डर ऑफ टाइम में जिस अकाउंट में पहले पेमेंट ड्यू थी उसमें पैसा डाल दिया, उसकी किस्त की भरपाई मान ली। तो वो कौन सा राइट यूज कर रहा है, राइट टू लियन, राइट टू एप्रोप्रिएशन, राइट टू सेट ऑफ, या बैंक हैड नो राइट टू डिपॉजिट मनी विदाउट क्लियर इंस्ट्रक्शंस, कि क्या बैंक के पास ये राइट ही अवेलेबल नहीं था। लेकिन हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, राइट टू एप्रोप्रिएशन है, कि जब 2-3 अकाउंट्स में डेट है, ड्यू है पैसा, और कस्टमर बिना बताए कि किस अकाउंट के लिए पैसा है, तो वहां पे बैंक के पास राइट टू एप्रोप्रिएशन है इन ऑर्डर ऑफ टाइम, कि सबसे पहले बैंक ने क्या देखना है, सबसे पहले ड्यू कौन सी है। अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं तो वो देखेगा कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों सेम स्टैंडिंग की हैं तो फिर प्रोपोर्शनेटली बैंक पैसे डाल देगा। ये राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में है। अब रोहन हैज टेकन 2 लोन्स फ्रॉम एबीसी बैंक। रोहन ने 2 लोन लिए हैं एबीसी बैंक से, ठीक है। लोन ए में इंटरेस्ट ड्यू है 2,000 रुपए का, और प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है 15,000 का। तो लोन ए में 2,000 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू है और 15,000 का प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू है। और लोन बी में क्या है, लोन बी के अंदर इंटरेस्ट ड्यू है 1,500 और अमाउंट ड्यू है 10,000, ठीक है। बोथ द पेमेंट्स आर ड्यू ऑन 30th में, सेम डे पे दोनों पेमेंट्स ड्यू हैं और दोनों इक्वल स्टैंडिंग की हैं। रोहन अब 10,000 रुपए दे के चला गया,
बैंक को विदाउट क्लियर इंस्ट्रक्शंस के ए लोन का पैसा है या बी लोन का, इस अमाउंट को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इन ऑर्डर ऑफ टाइम दोनों सेम है, दोनों ही 30 मई को ड्यू है, दोनों ही इक्वल स्टैंडिंग की है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट को चुकाया जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट इसका 2000 और इसका 1500, यानी कि कितना, 3500 रुपीज निकाल दो आप 10,000 में से, इतना तो निकल गया, बचे कितने, 6500। अब 6500 को प्रोपोर्शनेटली 15/10 की रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल स्टैंडिंग के हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, डिपॉजिट रुपीज 3500 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ बोथ द इंटरेस्ट, 3500 लग गए इंटरेस्ट में, एंड रिमेनिंग अमाउंट कैन बी appropriated proportionately toward the principal amount of both the loans। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली फिर इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। ओके अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ पे के डिपॉजिट 3500 टुवर्ड्स बोथ द इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट कैन बी अप्रोप्रिएट टुवर्ड्स एनी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। नहीं, एनी नहीं है, दोनों में प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए। लोअर द प्रिंसिपल अमाउंट, हायर द प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, पहले इंटरेस्ट पेमेंट होगा, उसके बाद जो पैसा है वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि इक्वल स्टैंडिंग के और सेम डेट पे ड्यू है दोनों लोन्स की किस्तें। लास्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। इट इज द राइट ऑफ अ बैंकर टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर अंटिल द डेट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड। मैंने एक बैंक से लोन लिया और मैंने जब तक मैं किस्त नहीं पूरी करती, उसका सारा नहीं चुका देती, तो बैंक के पास राइट्स है कि मेरे गुड्स एंड सिक्योरिटीज जो उसके पास ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आए हैं उन्हें रिटेन कर सकता है। ये कौन सा राइट है, लियन सेट ऑफ अप्रोप्रिएशन या फिर नन ऑफ दी अबव। ओके सो इसका आंसर आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर hello@edutab.co.in पे आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।